हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, इकोनॉमी पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम कुछ भी हो जाए, हम ये दो चीज डेली पढ़ेंगे। अगर पीटी तक ये काम करते रह गए, है ना, पीटी तक अगर ये काम आपका होता रह गया तो आप लिख लीजिए, आपका प्री कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम एग्जाम के 10 दिन पहले से प्रीवियस पेपर शुरू करते हैं, एग्जाम के 10 दिन पहले ही करंट शुरू करते हैं, तो आपका पीटी कैसे हो जाएगा? आप कैसे दावा कर रहे हैं कि आपका पीटी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, आपका पीटी हो ही नहीं सकता। आप बोले सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम लोग के बारे में? सर अरे आप हैं ही तो, जो लोग ऐसे हैं जो अंतिम 10 दिन में करंट पढ़ेंगे, अंतिम 10 दिन में प्रीवियस, उनका कैसे हो जाएगा? और जो लड़का 3 महीना पहले से प्रीवियस पेपर और करंट पढ़ रहा है तो उसका पहले होगा ना जी। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, करंट अफेयर प्रीवियस पेपर पढ़िए और बाकी जो समय बचे उसमें आप जो है जो कमजोर सेक्शन आपका है उसको आप ध्यान दे दीजिए। हो गया पीटी। चलिए तो लिखिए फॉरेस्ट, आज पढ़ाएंगे वनस्पति, वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। लिखिए वेजी, स्पेलिंग सही है, वीजी होता है, VEGTION, वेजिटेशन। वनस्पति, वनस्पति आज पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे भारत की वनस्पति, वेजिटेशन। देखिए वेजिटेशन में 2-3 बातें पढ़ना होता है हमको। वेजिटेशन में मूलतः कितनी बात पढ़ना होता है? 3 बात। एक बात तो ये पढ़ना होता है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, सुन लो मेरी बात, 1987 से हर साल ये क्या कर रहा है? हर 2 वर्ष पर वनों का रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन आ जाए कि वनों का रिपोर्ट कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा कितने साल पर जारी किया जाता है रिपोर्ट? 2 वर्ष पर। ये भी जीके कब से जारी किया जा रहा है? 87 से। अभी लेटेस्ट 2019 में हुआ है। हर 2 वर्ष पे होता है, मतलब अब कब होगा? 2021 में। अभी नया रिपोर्ट अभी आया नहीं है, अभी नया रिपोर्ट नहीं आया है। तो सैटेलाइट के माध्यम से जो रिपोर्ट आता है उसी को कंसीडर करते हैं। तो 2019 में लेटेस्ट में हुआ है वनस्पति सर्वेक्षण, सुन लो मेरी बात। और ये हुआ है रीसेट 2, ये सैटेलाइट है। क्वेश्चन आ जाए कि इस बार का वनस्पति सर्वेक्षण किस उपग्रह से लिए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है? रीसेट 2। और इस बार एक नया विषय जोड़ा गया है, इस बार एक न्यू सब्जेक्ट जोड़ा गया है, इस बार एक न्यू सब्जेक्ट जोड़ा गया है, वनों के प्रकार, वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड जैव विविधता, जैव विविधता। पूछा जाए इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। सुनो, तो ये नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है इस बार के, पहले नहीं रहता था, पहले ये सब्जेक्ट नहीं था, अब एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, इस बार एक न्यू सब्जेक्ट है। और ये वनस्पति सर्वेक्षण किसके आधार पर किया गया है? रीसेट 2। तो इस सर्वेक्षण में जो आंकड़ा है एक तो वो हमको पढ़ना है, यानी वनस्पति में एक टॉपिक हमको क्या पढ़ना है? वनस्पति सर्वे, यानी जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ है उस सर्वे का जो डाटा है वो पढ़ना है। किस राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वन, किस राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल में वन, किस राज्य में सबसे ज्यादा एरिया में वन, किस राज्य में सबसे कम एरिया में वन। कम नहीं पूछता, क्रम से पूछ लेता है ज्यादा। उसके अलावा फॉरेस्ट का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इस बार किस राज्य में हुआ है, उसके बाद किस राज्य में क्रम से 3, तो शुरू के 3 स्थान ही पूछते हैं, शुरू के 3 रैंक पूछते हैं। इसके अलावा भारत में कितने, इसके बाद पूछेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये सारी बातें। भारत में कितने परसेंटेज पर वन और, मतलब वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर कितना % पर है, केवल वनावरण कितने % पर है, वृक्षावरण कितने % पर है, यानी फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिलाकर कितना है, और केवल फॉरेस्ट कितना है, केवल ट्री कितना है। क्लियर है? ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा कौन देता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कब से दे रहा है?
कितने वर्ष पे देता है? 2 वर्ष पे देता है। तो एक तो हमको ये पढ़ना है इस चैप्टर में, दूसरा जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है इसी चैप्टर में, अभी बता रहा हूँ क्या पढ़ेंगे इसमें। दूसरा जो चीज पढ़ना है इसके अंदर में वो पढ़ना है वनों के प्रकार। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति है। तो ऐसे तो पुराना वर्गीकरण देखेंगे आप, पुराना वर्गीकरण देखेंगे, वो सबसे पहले भारत में वनों को बांटने का प्रयास चैंपियन महोदय ने किया था, जॉर्ज चैंपियन 1936 में। पहली बार भारत के फॉरेस्ट को बांटने का काम उसकी क्वालिटी के आधार पर, सुना होगा आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपने सुना होगा डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी आपने सुना होगा पतझड़ वाले वन, इसके बाद सदाबहार वन, हाँ इसके बाद, हाँ ठीक है। तो वनों का जो प्रकार आपने सुना है वो वनों को बांटने का प्रयास पहली बार चैंपियन महोदय ने किया था 1936 में। बाद में यही चैंपियन महोदय जीवित थे और आज़ादी के बाद चैंपियन महोदय और एक व्यक्ति थे एसके सेठ, इन दोनों ने मिलकर 1968 में 1968 में जब पाकिस्तान चला गया बट करके बाहर, हमसे पाकिस्तान क्या हो गया, बाहर चला गया, अलग चला गया, तो एसके सेठ और चैंपियन इन दोनों ने मिलकर भारत के वनस्पति को बांटने का प्रयास किया आज़ादी के बाद। तो पहले चैंपियन ने बांटा केवल, और फिर चैंपियन और सेठ ने मिलकर बांटा। समझ में आ रहा है बात? पूछा जाए भारत में वनों को वर्गीकृत किसने किया पहली बार? चैंपियन। और उसके बाद कब किया? 1936 में। लेकिन बाद में किसने बांटा? सेठ नहीं, चैंपियन और सेठ मिलकर बांटे। जब मिलकर बांटे तो हम लोग पाकिस्तान को तो नहीं लेंगे, अब इंडिया को लेंगे केवल। तो इंडिया में 1968 में जो चैंपियन और सेठ ने मिलकर बांटा वो कितने प्रकार में वनों को बांटा? 16 प्रकार। कितने प्रकार में बांटा? 16 प्रकार में वनों को बांटा, 16 वर्गों में बांटा, 16 क्लासिफिकेशन किया फॉरेस्ट का, और उसमें 221 उपवर्ग किया, यानी 221 प्रकार ने 16 प्रकार में भी और कई छोटे छोटे प्रकार बना दिए। तो टोटल कितने प्रकार के वन भारत में? छोटा छोटा वाला मिलाइएगा तो 221 प्रकार के वन। अब 221 प्रकार के वन याद रहेगा? अगर याद करेंगे भी तो भूल जाएंगे। 16 प्रकार भी कम नहीं है। बाद में भारत सरकार ने इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बाद में बांटा इसको 5 भागों में, यानी भारत के फॉरेस्ट को कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। ये तो पूरा इतिहास बता दिया कि सबसे पहली बार किसने बांटा? चैंपियन 1936 में। फिर 1968 में चैंपियन सेट ने मिलकर कितने भागों में बांटा और उसका कितना उपवर्ग किया? सब कैटेगरी कितना बनाया? 2 कैटेगरी कितने? 16 कैटेगरी। और कितने सब कैटेगरी? 221 सब कैटेगरी में किसने बांटा? चैंपियन सेट। चैंपियन सेट का वर्गीकरण इसको बोलते हैं। इसके बाद भारत सरकार जो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कितने बांटा? 5 भागों में। तो हमको यही 5 भाग हमको पढ़ना है। क्लियर है? तो दूसरा पार्ट हमको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। आंकड़ा के बाद जब आंकड़ा लिख लेंगे 2019 वाला तो फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब सुनिए, वनों के प्रकार पढ़ना है। क्लियर है? और तीसरा जो चीज पढ़ना है इसी के अंदर वो पढ़ना है वनों से संबंधित संस्थान कहाँ है। वनों से संबंधित, वनों से संबंध में क्या जो संस्थान है, जैसे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आर्द्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यानी वनों से रिलेटेड जितने भी संस्थान भारत में हैं उस संस्थानों का नाम पढ़ना है और कहाँ उसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको यहाँ बैठ के हम लिखवाने नहीं जा रहे, इसको हम लिखवाने आपको, क्योंकि कम से कम 25-30 संस्थान होंगे, लिखवाएंगे तो 1 घंटा समय हमारा लग जाएगा। तो इसको आपको ग्रुप में हम एक PDF बना करके हम भेज देंगे मैनेजमेंट को, वो आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। क्लियर है? तो ये संस्थान आप लोग इसको ग्रुप में भेजेंगे, लेकिन याद रहे ग्रुप में जो चीज़ आता है सॉफ्ट कॉपी में, जो आपके पास जाता है सॉफ्ट कॉपी में वो सबसे खतरनाक चीज़ होता है। जब तक उसको हार्ड कॉपी में लेके आप अंडरलाइन करके नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ चीज़ याद नहीं रहता, उसको सीरियस आप लेते भी नहीं है। पता नहीं कितना चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आते रहता है, हर इंसान 10-10 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और सब में दिन भर केवल मटेरियल ही आते रहता है। सब ठीक है, काम का भी अगर है तो आप उसको देखते नहीं है, फालतू का भी है और काम का भी है, और काम का भी है तो नहीं देख पाते आप। इसलिए जब भी आपको ग्रुप में कुछ भेजा जाए टीचर की तरफ से तो उसको आप क्या कीजिए कि वहाँ प्रिंट आउट या तो निकलवा लीजिए जाके उसका आप, और नहीं तो फिर आप पेन नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। और टाइम कम है तो आप नोट मत कीजिए, प्रिंट आउट ही निकलवा लीजिए और उसको फिर अंडरलाइन करके उसको पढ़ जाइए कम से कम 20-25 बार। तो एक आध क्वेश्चन संस्थान से आते ही रहता है। वैसे वन से संबंधित भी है और फसलों से संबंधित अनुसंधान संस्थान भी है, तो वन वाला सारा एक ही जगह पर हम आपको दे देंगे। तो ये 2 टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आप इसको, हम लोग जो पहला टॉपिक लिखे हैं आंकड़ा वाली बात, तो मोटा मोटी आंकड़ा नोट कर लिया जाए। लिख लीजिए, वेजिटेशन हेडिंग डाल दिए,
ये वाला पॉइंट नोट कर लिए थे, इतना बात नोट कर लिए थे, नोट करिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, लिखिए ऐसे लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते चलिए। लिखिए भारत में वनों का सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे, भारत में फॉरेस्ट सर्वे प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है। भारत में वनों का सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। भारत में वनों का सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। लिखिए किसके द्वारा कराया जाता है, बोलो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। लिखिए यह सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, लिखिए यह सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा करवाया जाता है। लिखिए यह सर्वे भारतीय वन सर्वेक्षण, वनस्पति मत लिखिएगा, वन सर्वेक्षण के द्वारा करवाया जाता है। कितने वर्ष पे होता है, 2 वर्ष पे। क्लियर है। लिखिए 2019 में, अब तो 21 वाला भी हुआ ही नहीं है, लिखिए 2019 में वनों का सर्वेक्षण रीसेट-2 उपग्रह के माध्यम से कराया गया था। ये करंट अफेयर भी आपका हो रहा है, ये जो हो रहा है क्या हो रहा है आपका, करंट अफेयर ही है ये। अब 21 वाला डाटा कब आएगा, जब आप बीपीएससी दे लेंगे पीटी, यानी 21 का डाटा 22 में आता है ना, 22 जनवरी में वो डाटा आएगा, तो आपको कोई काम का वो रहेगा नहीं। चलिए तो क्या लिखा, लिखिए इस बार का वन सर्वेक्षण 2019 का वन सर्वेक्षण, हाँ वो अलग है। रीसेट-2 लिखिए 2019 का सर्वेक्षण, 2019 का सर्वे रीसेट-2 नामक उपग्रह सैटेलाइट, रीसेट-2 नामक सैटेलाइट के से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। रीसेट-2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। रीसेट-2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। रीसेट-2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। रीसेट-2 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो बता लिखवा देता हूं। लिखिए इस बार के सर्वे में पहली बार एक नया विषय, एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। लिख लीजिए, अ न्यू सब्जेक्ट एडेड इन 2019 सर्वे। लिखिए इस बार के सर्वे में एक नया विषय ऐड किया गया है, एक नया विषय ऐड किया गया है, न्यू सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। वो विषय का नाम लिख लीजिए वहीं पर, वनों के प्रकार और जैव विविधता, अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, उस सब्जेक्ट का नाम भी लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। इस बार के वर्गीकरण में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट लिखिए भारत में पहली बार वनों का वर्गीकरण, भारत में पहली बार फॉरेस्ट का वर्गीकरण, फॉरेस्ट का बंटवारा लिख सकते हैं आप। भारत में पहली बार वनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, भारत में पहली बार वनों का वर्गीकरण 1936 में चैंपियन महोदय के द्वारा किया गया था। 1936 में चैंपियन के द्वारा किया गया था, चैंपियन के द्वारा किया गया था। चैंपियन महोदय के द्वारा किया गया था, चैंपियन महोदय के द्वारा किया गया था। लेकिन आजादी के बाद लेकिन आजादी के बाद 1968 में, आजादी के बाद 1968 में चैंपियन और एसके सेठ, चैंपियन और एसके सेठ ने, चैंपियन और एसके सेठ ने, चैंपियन और एसके सेठ ने भारत के वनों का, भारत के फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन का काम किया, भारत के वनों के वर्गीकरण का कार्य किया। 1968 में चैंपियन और एसके सेठ ने भारत के वनों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, भारत के वनों का
वर्गीकरण करने का प्रयास किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? लिखिए, इन्होंने भारत के फॉरेस्ट को 16 कैटेगरी में बांटा, यानी 16 वर्गों में बांटा। इन दोनों ने भारत के वन को 16 कैटेगरी में बांटा, 16 कैटेगरी में बांटा, 16 कैटेगरी में बांटा, 16 कैटेगरी में बांटा और 221 सब कैटेगरी में बांटा, यानी 16 वर्गों में बांटा और 221 उपवर्ग में बांटा, 221 उपवर्ग में बांटा। लिख लिए? लिखिए, लेकिन बाद में वनों का वर्गीकरण, भारत सरकार के द्वारा, भारत में वनों का वर्गीकरण भारत सरकार के द्वारा किया गया, भारत सरकार के द्वारा किया गया और भारत में वनों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया और भारत के वनों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया। भारत के वनों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। ये हम बताएंगे जब लिखवाएंगे आपको। लिख लीजिए अगला पॉइंट। ये जो सर्वे है ना, इस सर्वे के बारे में कुछ मोटा मोटी पॉइंट लिख लिया जाए। लिखिए, भारत में, लिखिए फॉरेस्ट प्लस ट्री, लिखिए भारत में वन प्लस वृक्ष टोटल मिला लिया जाए। वृक्ष मतलब होता है पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़, और वन का मतलब होता है झाड़ी भी इसमें शामिल होता है। तो वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 24.56%, 24.56%। लिख लीजिए भारत में वनों का प्रतिशत। ऐसे लिखिए, भारत में फॉरेस्ट एंड ट्री परसेंटेज वर्तमान में जो 2019 का सर्वे है वो कितना है भैया? 24.56%, 24.56%। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया आप लोगों को? अब केवल फॉरेस्ट के लीजिए, केवल फॉरेस्ट परसेंट अगर इसको लिया जाए तो 21.67%, 21.67%। अब केवल वृक्षावरण को लिया जाए तो 2.89, केवल ट्री को लिया जाए, ट्री परसेंटेज 1 लिख दीजिएगा, 1%, और यहाँ लिख दीजिए वृक्ष प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा? 2.86%। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? नहीं, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा क्या? अच्छा 89 है ये, 89, 2.89%। क्लियर है? ये समझ गए आप लोग? इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 24.56%। क्लियर है? अब लिखिए परसेंटेज के हिसाब से 3 राज्य क्रम से। परसेंटेज में सबसे ज्यादा देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? टोटल एरिया का कितना परसेंट पे फॉरेस्ट है। टोटल मान लो जमीन है यहाँ पर 10 हेक्टेयर, यहाँ पर जमीन मान लो इस कमरे का जमीन कितना है? 10 हेक्टेयर, और यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है 5 हेक्टेयर में। इसका मतलब इस कमरे में 50% पे वन है। अगर मान लीजिए कि 2.5 हेक्टेयर में टोटल 10 हेक्टेयर जमीन है और 2.5 हेक्टेयर में हम लगाए हैं वन, तो कितना हो गया? 25% पर वन। तो परसेंटेज का मतलब समझे, और एरिया का मतलब होता है टोटल एरिया। तो लिखिए परसेंटेज के हिसाब से वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है? परसेंटेज तो मिजोरम। लिखिए परसेंटेज में वनों के हिसाब से राज्यों की स्थिति लिखिए, पोजीशन ऑफ स्टेट है ना इन फॉरेस्ट परसेंट में वन के प्रतिशत में राज्यों की स्थिति। लिखिए मिजोरम, उसके बाद लिखिए मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के बाद लिखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद लिखिए मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। मिजोरम में कितना है? केवल मिजोरम का परसेंटेज लिख दीजिए 85.41, 85.41। बाकी सबका लिख सकते हैं पर कोई जरूरी, बिहार का अपना अलग डाटा है। जब बिहार पढ़ा रहे थे तो बताए थे आप लोगों को। लिखिए भैया मिजोरम सबसे ज्यादा, पूछा जाए परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद चौथे नंबर पे मणिपुर और फिर नागालैंड। मणिपुर के बाद नागालैंड। अब लिखिए एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बन लिखिए पोजीशन ऑफ स्टेट इन फॉरेस्ट एरिया, पोजीशन ऑफ स्टेट इन फॉरेस्ट एरिया। राज्य की स्थिति
वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से, राज्य की स्थिति वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, एमपी, सबसे ज्यादा एरिया में मध्य प्रदेश में वन है। इसमें लिखिए नंबर 1 पे एमपी, नंबर 2 पे लिखिए अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पे लिखिए अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद लिखिए अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे लिखिए छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे लिखिए छत्तीसगढ़, नंबर 3। क्रम से अगर एरिया के हिसाब से पूछे तो नंबर 1 पे कौन है? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। 3 काफी है। अब लिखिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी, माने पिछला सर्वे सुनो, पिछला सर्वे कब हुआ होगा? 2017 में। 17 से 19 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कर्नाटक में हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद केरल में। तो लिख लीजिए कहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ वनों का। लिखिए मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट, है ना। पोजीशन किसमें लिखवा रहे हैं अभी कि सबसे ज्यादा इंक्रीज किस राज्य में हुआ, वनों का विकास सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ? तो कहा हुआ भैया कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल, है ना। आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल। क्लियर है? इतना आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए भारत में मैंग्रोव वनों का विकास, मैंग्रोव, भारत में मैंग्रोव, मैंग्रोव वन बताया था मैंने कि जो समुद्र के किनारे डेल्टा प्रदेश में जो वनों का विकास होता है उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। बताया तो उसकी जड़ें लंबी होती है और काफी मजबूत होता है, सुनामी से बचने के लिए लगाने की सलाह दी जाती है। तो मैंग्रोव वन जो है उसमें कितना वृद्धि हुआ? तो लिखिए भारत में मैंग्रोव वनों का वृद्धि 54 वर्ग किलोमीटर, 54 वर्ग किलोमीटर, इसमें 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। वर्ग किलोमीटर, 54 किलोमीटर स्क्वायर में इतना एक्स्ट्रा वृद्धि हो गया है। अगर परसेंटेज में देखें तो 1.1%। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट में कितना वृद्धि हुआ? 1.1%। 1 मैंग्रोव फॉरेस्ट में कितना वृद्धि हुआ? 1.1%। सुनो टोटल कितना वृद्धि हुआ? 54 स्क्वायर किलोमीटर। ये परसेंटेज निकाले पिछले साल के तुलना से तो 1.1%। तो तत्काल इतना आप लोग लिखिए, इसको याद रखिएगा आप। बाकी जो फैक्चुअल चीजें आपको पीडीएफ में हम जब भेजेंगे तो सब भेज देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो पीडीएफ ग्रुप में डालेंगे तो सारे संस्थान और कुछ और डाटा और आंकड़ा आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि रटने वाली चीजें आप खुद भी लिख सकते हैं। अब लिखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। लिखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। फॉरेस्ट इन इंडिया देयर आर, भारत में 5 प्रकार के वन हैं। भारत में कितने प्रकार के वन हैं? 5 प्रकार के वन हैं। भारत में 5 प्रकार के वन हैं। लिखिए नंबर 1, लिखिए उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी, यानी भारत में जो भी वन होगा उस पर किसका प्रभाव होगा? मॉनसून का। उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी सदा हरित वन, सदा हरित वन, अंग्रेजी में लिख लीजिए ट्रॉपिकल मॉनसून। ये पूरा उष्ण कटिबंधीय का अंग्रेजी होता है ट्रॉपिकल। मॉनसून को मॉनसून ही बोलते हैं और इसको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो लिखिए ट्रॉपिकल मॉनसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 1 पे अंग्रेजी वाले लोग क्या लिखेंगे? ट्रॉपिकल मॉनसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 2 पे लिखिए उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मॉनसून, सब में लगेगा मॉनसून। पर्णपाती वन या पर्णपाती को ही बोलते हैं पतझड़ वाले वन, पतझड़ वाले वन, दोनों एक ही बात है। पर्णपाती वन का ही दूसरा नाम क्या है? पतझड़ वाले वन। पर्णपाती वन का ही दूसरा नाम क्या है? आप पर्णपाती वन बोलो या पतझड़ वाले वन बोलो। अंग्रेजी में लिखिए ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। यहां तक तो नेम कॉमन है, खाली चेंज लास्ट हो रहा है ना। तो पहला प्रकार है सदाबहार वन और दूसरा प्रकार है पतझड़ वाले वन, याद रहेगा इतना। तीसरा प्रकार लिखिए, तीसरा प्रकार है मरुस्थलीय वन।
मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन या इसी को शुष्क वन भी कहते हैं, मरुस्थलीय वन या शुष्क वन भी कहते हैं। अंग्रेजी में लिख लीजिए डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट या ड्राई फॉरेस्ट एक ही बात है। फॉरेस्ट ड्राई क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मरुस्थल की परिभाषा लिखवाए हैं पहले कि जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, और जहां इतना कम वर्षा होगा उस ड्राई नहीं तो क्या होगा, मॉइस्ट होगा नहीं। तो ड्राई फॉरेस्ट या इसी को डेजर्ट फॉरेस्ट के नाम से भी, ये रेगिस्तानी वन के नाम से भी जानते हैं। चौथा नंबर पे आइए, टाइड फॉरेस्ट यानी ज्वारीय वन, टाइड फॉरेस्ट यानी ज्वारीय वन, ज्वारीय वन या इसी को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। जो भी पढ़ा आपने कि मैंग्रोव में कितना वृद्धि हुआ है, 54, और कितना परसेंटेज, 1.1। मैंग्रोव फॉरेस्ट में कितना वृद्धि हुआ है, 1.1, और टाइड फॉरेस्ट और परसेंटेज में 1.1%, लेकिन एरिया में 54%। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो उतना तो आपको याद हो ही गया होगा, मुझे लगता है जितना लिखवाया हूं डाटा, वो डाटा तो आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया जी। परसेंटेज में सबसे ज्यादा बोलो, और एरिया में सबसे ज्यादा, अभी वर्तमान में फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिलाकर 5-6, और केवल फॉरेस्ट 21.67, और केवल ट्री 2.89। क्लियर है। और कितने साल में वर्गीकरण होता है, कब से हो रहा है, पहली बार वनों का वर्गीकरण किसने किया, कब किया, 1936 में, और दूसरी बार कब हुआ, 1968 में चैंपियन और सेठ ने किया। इस बार नया विषय क्या जोड़ा गया, वनों के प्रकार और जैव विविधता, टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। याद हो गया यहीं पर। अब बाकी डाटा देंगे तो आसानी से उसको याद कर लेंगे आप। पार्ट में तोड़कर कोई डाटा याद करना हो तो डाटा याद करने का रूल होता है, आप एक बार में पूरा एक लंबा डाटा मत याद कीजिए, उसको पार्ट वाइज में तोड़ लीजिए, और तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो आपको दिमाग में एक बार में मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल डे, नेशनल डे पढ़ रहे हैं, तो एक बार में अगर 200-300 दिन याद करेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर उसको तोड़ के पढ़ेंगे डेली 5-5 तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो डाटा कभी भी पढ़िए तो तोड़ तोड़ करके पढ़िए। तो इतना डाटा हो गया, अब 10-15 डाटा और दे देंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। 5वें नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग, 5वें नंबर पे पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन, अंग्रेजी में माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। तो यही 5 प्रकार के वन हमको भारत में पढ़ना है। कौन कौन, याद हो गया, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वाले वन। अब अरे सर मरुस्थलीय वन में तो आपने नहीं लगाया, अब बातें मरुस्थल का है, जब वर्षा हो ही नहीं रही तो काहे मानसून लगा दे हम, इसलिए इसमें मानसूनी वन हम नहीं लगा दिए। और टाइड फॉरेस्ट जो है ना वो मानसून के कारण नहीं होता, समुद्र के प्रभाव के कारण इसका डेवलपमेंट होता है। इसको लिख सकते हैं समुद्री वन भी, इसको आप समुद्र तटीय वन भी लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा पर्वतीय वन, यानी पर्वत के जड़ में तो वर्षा मानसून की होती है, लेकिन पर्वत के ऊपर वर्षा नहीं होती। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का। हेडिंग डाल दीजिए ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट, हेडिंग डाल दीजिए ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। आज कम से कम 3 प्रकार के वन हम लोग को कर लेना है। ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आप कहेंगे सर नाम आपने 2 लिया है, एक सदाबहार वन लिखा है और एक पतझड़ वाले वन। तो पतझड़ वाले से समझ में आ रहा है कि जो ऐसा वन जिसके सभी पेड़ एक मौसम में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, ऐसा फॉरेस्ट जो एक मौसम में अपने सारे पत्ते गिरा दे, उसे बोलते हैं पतझड़ वाले वन। तो क्या सर सदाबहार वन में सारे पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते क्या? वहां दुनिया के सारे पेड़ पत्ते गिराते हैं, लेकिन जो सदाबहार वन है उसमें अलग अलग मौसम में पत्ते गिराते हैं, कुछ पेड़ किसी और मौसम में, कुछ पेड़ किसी और मौसम में। तो इससे क्या होता है कि पूरा जंगल हमेशा हरा भरा दिखता है। लेकिन पतझड़ वाले वन में एक साथ ही एक ही मौसम में सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो आप मार्च का महीना जो देखेंगे, जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं, पतझड़ का मौसम बोलते हैं, उसमें देखिएगा पतझड़ वाले वन में एक भी पत्ता नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि पूरा पेड़ सूख गया होगा। वो पेड़ सूखा हुआ नहीं है, उसमें नया कोपल लगता है।
एक नया पत्ता निकलता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है बात? यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट और पतझड़ वाले वन में इतना अंतर है कि भाई अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला अंतर तो यही है कि पत्ता वो भी गिराते हैं और पत्ता ये भी गिराते हैं, लेकिन इनके सारे पत्ते एक ही साथ, सारे पेड़ एक ही साथ पत्ते गिरा देते हैं, जिससे वो उसको पतझड़ वाले वन कहते हैं। और ये पत्ता इसमें भी गिरता है, पर सारे पेड़ एक मौसम में पत्ता नहीं गिराते, इसलिए ये हमेशा हरा भरा दिखते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सदाबहार वन। इसको सदाबहार वन भी कहेंगे या सदा हरित वन भी कहेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो सदाबहार सदा हरित समझ में आ गया। तो हेडिंग डाल दीजिए उष्णकटिबंधीय मानसून सदा हरित वन, हिंदी में और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट। सुनिए, सभी फॉरेस्ट में हम क्या लिखवाएंगे? पहला तो लिखवाएंगे कि उनका विस्तार कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो फॉरेस्ट भारत में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट जो लिखवाएंगे, उस फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। तीसरा पॉइंट लिखवाएंगे, उस पेड़ की स्पेशली विशेषता क्या होती है। चौथा पॉइंट लिखवाएंगे, उसमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं। ये 4 पॉइंट हर एक वन में लिखवाएंगे। पहला पॉइंट कहाँ उनका विस्तार है। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाएंगे? अगर आपको भी अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाए भारत में वनों की स्थिति, वनों का प्रकार, तो यही 4 पॉइंट पे पूरा क्वेश्चन को डील करना है। और पॉइंट वाइज लिख देंगे तो टीचर को चीज दिखेगा। तो क्या लिखेंगे? पहला कहाँ कहाँ उसका विस्तार है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? उसका कौन से क्लाइमेट में कितना टेम्परेचर, कितना रेन में उसका डेवलपमेंट होता है। तीसरा, उस पेड़ की कोई खास विशेषता है तो लिखवाएंगे। और फिर उसमें कौन कौन से मुख्य 2, 3, 4 पेड़ का नाम भी एग्जाम्पल के रूप में आपको लिखवा देंगे। तो सबसे पहले लिखिए भारत में, लिखिए सदाबहारित वन लिख लिया आपने, ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट, हेडिंग डाल दिया। तो लिखिए एक्सपेंशन, विस्तार, विस्तार लिख करके डैश दे दीजिए। विस्तार लिख करके डैश देकर रुक जाइए। विस्तार लिखकर डैश देकर के रुक जाइए और सुनिए मेरी बात। देखिए, इस तरह के वन वहीं पाए जाते हैं, क्यों सुनना है? इस तरह के वन वहीं पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा बरसात होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा और गर्मी भी बहुत ज्यादा। वहीं पर इस तरह के पेड़ का विकास होता है। यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट का विकास वहीं होगा जहां बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी। इससे क्या होता है कि पेड़ जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा बारिश हो, तो पहली बात क्या होता है कि पेड़ की जो टहनियां हैं गर्मी के कारण क्या हो जाती है? कठोर हो जाती हैं। ज्यादा गर्मी पड़े, जिस इलाके में ज्यादा गर्मी पड़ता है वहां के पेड़ क्या होते हैं? उनकी टहनियां, उनका जो स्टीम है, तना है, वो सब क्या हो जाता है? काफी कठोर हो जाता है, काफी कठोर। इसीलिए उसका इस्तेमाल रेलवे के स्लीपर बनाने में भी करते हैं या फिर घर में फर्नीचर के रूप में भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। हालांकि मानसून में जो हमारा जो पतझड़ वाले वन है उसका भी प्रयोग घर में फर्नीचर के रूप में करते हैं, लेकिन मजबूत लकड़ी का जहां उपयोग है वहां किसका उपयोग हम करेंगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पेड़ है, उस पेड़ को अगर हम इस्तेमाल करें फर्नीचर में या रेलवे के स्लीपर बनाने में तो काम, या फिर छत बनाने में भी पहले लोग जो बीम आज देते हैं छत में, जो सीमेंट का, पहले लकड़ी का ही बीम दे दिया जाता था। ऐसा होता था, बीट वाले छत में उस तरह से करते थे लोग। तो मजबूती के लिए उस पेड़ के लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कागज आपको बनाना है, पेपर बनाना है, तो पेपर बनाने के लिए मुलायम लकड़ी चाहिए। लुगदी तैयार होता है मुलायम लकड़ी से। कभी भी एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले इलाका में कागज उद्योग नहीं मिलेगा आपको। एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो इलाका है वहां कागज उद्योग नहीं मिलेगा। तो रटने की जरूरत है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? अब रटना पड़ेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी टहनियां, उसकी जो तना है वो क्या होता है? काफी कठोर होता है। हाँ, काफी कठोर होने के कारण क्या होता है? उसका प्रयोग हम लोग लुगदी बनाने में नहीं कर सकते। लुगदी जो जिससे कागज बनता है नहीं कर सकते हम। उसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में, छत के निर्माण में, रेलवे के स्लीपर बनाने में कर सकते हैं। तो जहां भी कठोर लकड़ी का प्रयोग हो वहां उस लकड़ी का हम प्रयोग करेंगे। तो ज्यादा गर्मी जहां होगी उस इलाके के पौधे क्या हो जाएंगे? उनका तना काफी कठोर हो जाएगा। पहली विशेषता तो यह है, इस पेड़ की पहली विशेषता क्या है? इनका तना क्या होता है? कठोर होता है। अब एक बात बताइए, इसका विस्तार अगर हमको जानना है कहाँ हो सकता है? कल मानसून आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा बरसात हमारे यहाँ कहाँ होता है? केरल में, मेघालय में भी होता है। केरल में सबसे ज्यादा बरसात होती है तो केरल में वन मिलेगा। अंडमान निकोबार में ज्यादा बरसात होती है तो वन कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में। ये वन कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में। कर्नाटका में भी कुछ क्षेत्र में मिल जाएगा। महाराष्ट्र में भी खूब बारिश होती है तो वहां भी कुछ क्षेत्र में, ज्यादा क्षेत्र में नहीं, कुछ क्षेत्र में मिल जाएगा। मेघालय में मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो ये अब एरिया रटना पड़ेगा आपको। ये वन वही मिलता है जहां बहुत तेज वर्षा हो या बहुत तेज गर्मी हो। गर्मी के कारण टहनी क्या हो जाता है? कठोर। स्टीम क्या हो जाता है? हार्ड, मुलायम नहीं रह जाता है। दूसरी बात, इतना ज्यादा बारिश होती है कि वर्षा के कारण और टेम्परेचर के कारण पेड़ को क्या चाहिए?
या तो टेम्परेचर चाहिए या तो पानी चाहिए। कोई भी पेड़ को उगने के लिए पहला तो पानी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के रूप में पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, वो भोजन बनाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तैयार। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो रात में भी करते हैं फोटोसिंथेसिस। कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ जो हैं, जिसको लोग जेरोफाइट कहते हैं, कैक्टस हो गया, ये सब दिन में नहीं करता फोटोसिंथेसिस, ये करता है रात को। जो मरुस्थलीय पौधे हैं वो दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो रात को करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में उसी हीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली पेड़ दिन में करते हैं फोटोसिंथेसिस, सूर्य के रोशनी में करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो तो उससे उसको क्या मिलेगा, फोटोसिंथेसिस करने का मौका मिलेगा। अब पानी, खूब बारिश हो ही रही है तो पानी भी मिल जा रहा है, और पानी मिलेगा, वर्षा होगी और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे झाड़ी टाइप के भी पेड़ उगेंगे, बहुत ऊंचे पेड़ भी उगेंगे, और पेड़ के पत्ते गिरेंगे भी, सड़ेंगे, गलेंगे, तो पत्ता क्या काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स का काम कर जाएगा। तो उस क्षेत्र में खाद भी भरपूर मात्रा में है, उस क्षेत्र में खाद भी भरपूर मात्रा में है, उस क्षेत्र में गर्मी भी भरपूर मात्रा में, उस क्षेत्र में बरसात भी भरपूर मात्रा में, तो बहुत तेजी से जंगल का निर्माण होगा। और जंगल इतना ज्यादा होगा कि कुछ पेड़ को रोशनी सूर्य का मिलेगा ही नहीं। कुछ पेड़ तरसेंगे, किसके लिए तरसेंगे, सूर्य के प्रकाश हमें भी मिल जाता। तो इसके लिए क्या होगा, कंपटीशन। 723 सीट है, मात्र 723 सीट है भैया। तो क्या करना होगा, कोई 10 घंटा पढ़ रहा था, हमको 12 घंटा पढ़ना होगा। तो पेड़ आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। पेड़ आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन, सूरज की रोशनी पाने के लिए। उसी कंपटीशन में पेड़ का हाइट बढ़ जाता है। क्वेश्चन आता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में जनरली बाकी वनों की तुलना में पेड़ की ऊंचाई अधिक मिलता है, क्यों? तो बोलेंगे सूर्य के प्रकाश पाने के लिए जो कंपटीशन होता है पेड़ों के बीच, उस कंपटीशन के कारण क्या होता है, पेड़ अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में एक चैप्टर था हम लोगों को साइंस में पढ़ना, अनुकूलन, एडेप्टेशन। उसमें कहा जाता है कोई भी जीव अपने आप को बचाने के लिए हर एक मौसम में अपने आप को क्या करता है, मौसम के अनुसार एडॉप्ट करता है ना। जैसे मछली का आकार होता है नौकाकार, जो तैरने में मदद करता है। छिपकली अपना पूंछ त्याग देता है ताकि दुश्मनों से बचा ले अपने आप को। गिरगिट अपना रंग बदल लेता है ताकि पकड़ाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है? उसी तरह से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, जिसको एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। समझ में आ रहा है बात ना? तो जो पेड़ है उनको जिंदा रहने के लिए प्रकाश चाहिए, और प्रकाश मिलता नहीं, इतना घना जंगल हो जाता है इस क्षेत्र में कि प्रकाश मिलता नहीं, तो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करके वो बढ़ने की कोशिश करते हैं सूर्य के प्रकाश की ओर। इसलिए क्या हो जाता है, उनकी हाइट बढ़ जाता है। तो जनरली पूछा जाए दुनिया में जितने भी प्रकार के वन हैं उनमें किस वन में पेड़ों की हाइट सबसे अधिक मिलता है, तो आंसर क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पेड़ों की हाइट सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे कठोर टहनी वाला वृक्ष किसमें मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसी में चौड़े पत्ते वाले वन भी होते हैं। यहाँ के वनों के पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग पत्तल बनाने में, खाने का जो पत्तल होता है उसको बनाने में कर लेते हैं। इसके जो यहाँ जो पेड़ हैं उनके पत्तों का इस्तेमाल खाने के पत्तल बनाने में करते हैं, इनके टहनियों का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में करते हैं, रेलवे के स्लीपर बनाने में, मकान में बीम देने में कर लेते हैं। तो ये सब अगर आप आंसर मेंस का लिख रहे हैं, इन चीजों की इसका आर्थिक महत्व, हर एक फॉरेस्ट का इकोनॉमिक क्या होता है, एक उसका इंपॉर्टेंस होता है, उसको भी ऐड कर दिए साथ में तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ऑप्शनल में भी जोड़ सकते हैं इन चीजों को। समझ में आ रहा है बात? तो एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लोग केरल, मेनली केरल में है, अंडमान निकोबार, केरल, अंडमान निकोबार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। केरल, अंडमान निकोबार, केरल, अंडमान निकोबार। देखिए मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी रहें। इसका ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो इसमें चल ही रहा है, वो तो कर ही लेंगे जैसा चल रहा है, लेकिन चाहता हूं कुछ इस तरह का अप्रोच दिया जाए कि वहां आप जाए तो काम अपना कर लें, है ना, आपका कलम रुके नहीं। आप नया प्रश्न भी आ जाए तो उसको लिखते हैं। लिखिए आगे, नेक्स्ट क्या लिखा आपने, केरला, अंडमान निकोबार, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अब लिखिए इसमें क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन लिखिए एक्सेस रेन एंड एक्सेस टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। लिखिए अति वर्षा और अति गर्मी पूरे वर्ष क्लाइमेटिक कंडीशन में लिखिए। क्लाइमेटिक कंडीशन में लिखिए यानी जलवायु की स्थिति, जलवायु स्थिति में लिखिए डैश दे करके आप लोग, क्लाइमेटिक कंडीशन में लिखिए डैश दे करके आप लोग क्या लिखिएगा, इस तरह के वृक्ष एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलेगा, ये तो हो गया, पर किस कंडीशन में मिलेगा, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में, तो लिखिए अति गर्मी और अति वर्षा पूरे वर्ष अति गर्मी और अति वर्षा वाले क्षेत्रों में, पूरे वर्ष अति वर्षा मान एक्सेस रेन एंड एक्सेस टेम्परेचर।
वैसे आप मान सकते हैं 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा। इंडिया वाला जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, इंडिया वाला जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया में 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा और टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री के आसपास। टेम्परेचर अबाउट 35 डिग्री एवरेज वार्षिक एनुअल टेम्परेचर 35 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, समझ में आ गया? फिर से बोल दें, देखिए पूरे वर्ष अति गर्मी और अति वर्षा। जलवायु स्थिति लिखकर डैश दे दीजिए, जलवायु की स्थिति, क्लाइमेट कैसा होगा, किस जगह पे इस तरह के वन बनेंगे, तो क्या लिखेंगे आप? पूरे वर्ष अति गर्मी और अति वर्षा। और कुछ एवरेज लिखना चाहते हैं टेम्परेचर और रेन, तो लिख दीजिए एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज रेन 200 से 300 सेंटीमीटर। 200 से 300 सेंटीमीटर। क्लियर? अरे 35 डिग्री टेम्परेचर अबाउट, अप्रॉक्स कहीं लिखा है 32 डिग्री, तो घबराइएगा मत। 35 डिग्री और एवरेज रेन 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच। क्लियर है ना? अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए इसमें पेड़, इसमें लिखिए इसमें सोलर रेडिएशन को लिखिए, इसमें सोलर रेडिएशन यानी सूर्य के विकिरण को प्राप्त करने के लिए, लिखिए इसमें सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए पेड़ों के बीच क्या होता है? कंपटीशन क्रिएट होता है। पेड़ों के बीच कंपटीशन क्रिएट होता है। अ कंपटीशन क्रिएट बिटवीन अमंग ट्रीज, है ना, अमंग द ट्रीज। लिखिए लिखिए क्या लिखिए? सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए पेड़ों के बीच एक प्रतियोगिता या हो लग जाता है। पेड़ों के बीच एक हो लग जाता है या प्रतियोगिता हो जाती है। समझ में आ रहा है बात ना? पेड़ों के बीच एक हो लग जाता है ना, ताकि पेड़ अपने आप को अनुकूलित कर सके। लिख लीजिए अंग्रेजी में भी, ताकि पेड़ अपने आप को एडॉप्ट कर सके, ताकि पेड़ अपने आप को क्या कर सके? अनुकूलित कर सके। पेड़ अपने आप को अनुकूलित कर सके। जो समझाया वही लिखवा रहा हूं। पेड़ अपने आप को क्या कर सके? अनुकूलित कर सके। पेड़ अपने आप को अनुकूलित यानी एडॉप्ट कर सके। देखिए इसी क्रम में पेड़ों की ऊंचाई काफी अधिक हो जाती है। इसी क्रम में पेड़ों की ऊंचाई काफी अधिक हो जाती है। इसी क्रम में पेड़ों की हाइट इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे बात ना? इसी क्रम में पेड़ों की ऊंचाई काफी अधिक हो जाती है। तो लिख देंगे इस ऊंचाई अधिक हो गया, तब क्या लिखे? क्वेश्चन आता है कई बार कि यहां पर पेड़ों की ऊंचाई इस जंगल में ज्यादा क्यों होता है? पहला ऑप्शन देगा बहुत अधिक वर्षा के कारण, दूसरा ऑप्शन देगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण, तीसरा ऑप्शन देगा पेड़ों के बीच सूर्य की रोशनी पाने की होड़। तो यही आंसर होगा, यही आंसर ही होता है। कई बार यूपीएससी में इस तरह के सवाल पूछ लिया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और रेन का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, ऊंचाई बढ़ने में नहीं है महत्व, है ना? तो क्या लिखे? पेड़ कुछ लिखे, दुनिया में सबसे ऊंचे वृक्ष इसी जंगल में पाए जाते हैं। लिखिए पूरे दुनिया में, लिखिए हाईएस्ट, इस दुनिया में भी तो ये जंगल मिलता होगा, खाली इंडिया में थोड़ा ना, ब्राजील में है, इंडोनेशिया में है। लिखिए दुनिया में सबसे ऊंचे वृक्ष, इंडिया में भी जोड़ लीजिए भाई, दुनिया और इंडिया में दोनों जोड़ लो। दुनिया में सबसे ऊंचे वृक्ष, ये कॉमन नॉलेज है, ये ऐसा नहीं केवल इंडिया के लिए है। ये दुनिया में सबसे ऊंचे वृक्ष एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचे वृक्ष, हाईएस्ट ट्री, ए टॉलेस्ट ट्री फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, टॉलेस्ट ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्ष, सबसे लंबे वृक्ष सदाबहार वन में ही मिलते हैं। क्लियर है? ये वन केवल केरल में नहीं मिलता, इक्वेटर जहां जहां से गुजरती है, विषुवत रेखा जहां जहां से गुजरती है, केवल सोमालिया को छोड़कर, सोमालिया विषुवत रेखा पर ही है, सोमालिया इक्वेटर पर ही है, लेकिन सोमालिया में वर्षा नहीं होती। टेम्परेचर तो होता है पर रेन नहीं होता। आपको एक दिन बताया भी था मैंने कि सोमालिया से होकर एक कोल्ड करंट चलती है, सोमालिया से होकर एक महासागर की ठंडी जलधारा चलती है, और जहां से भी कोल्ड करंट चलेगी वहां बरसात नहीं होती है, कल भी चर्चा किया है। लेकिन सोमालिया एकमात्र ऐसा देश है, विषुवत रेखा के जितने भी देश हैं, आप इक्वेडोर चले जाओ, ब्राजील चले जाओ, कांगो चले जाओ, जायरे चले जाओ, केनिया चले जाओ, हर एक देश में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं इक्वेटोरियल रीजन में डेली सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक खूब बारिश। आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में 8 से 2 गर्मी, 8 से 2 गर्मी या 2 से 4 मूसलाधार बारिश। ये पता है आप लोगों को, पहले भी कई बार बोल चुका हूं। तो जहां भी बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वहां क्या मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट।
ये तो क्लियर है। यानी पूरे इक्वेटोरियल रीजन में किस तरह का वन मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर है। लेकिन अकेला देश है सोमालिया, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चन बना देती है ना, एक्सेप्ट सोमालिया। सोमालिया इक्वेटर पर है, फिर भी यहां इक्वेटोरियल क्लाइमेट नहीं मिलता। क्लाइमेट में भी लिखवाया था ये बात। और नहीं यहां एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, यहां डेजर्ट का कंडीशन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सोमालिया के तट से एक ठंडी जलधारा चलती है, जिसके कारण सोमालिया में वर्षा नहीं होती और वहां डेजर्ट फॉरेस्ट मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट होना चाहिए, पर मिलेगा क्या? डेजर्ट फॉरेस्ट। 2007 का यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए, 2007 आईएएस का प्रीलिम का सवाल, आप जाके देखिए। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि ऑप्शनल में था या फिर जीएस में था। उस समय ऑप्शनल होता था, पीटी में भी एक सब्जेक्ट रखना पड़ता था 2010 तक। तो एक बार देखिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी क्वेश्चन निकाल के और जीएस का भी, किसी एक में मैप बना दिया था वर्ल्ड का, और उसमें इक्वेटर पर 4-5 पॉइंट दे दिया था ऐसे ऐसे विभिन्न देशों में। उसमें एक पॉइंट आ रहा था सोमालिया में भी, और 5वां पॉइंट है इंडोनेशिया में। अब बोला था कि इनमें से बताइए कहां कहां इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा। इक्वेटर पर ही सारा पॉइंट कहा था, सारा पॉइंट इक्वेटर पर ही था। सॉरी, ये नीचे थोड़ा कर दिया, सारा पॉइंट इक्वेटर पर ही दे दिया था। मैप बना दिया वर्ल्ड का, एक पॉइंट दिया ब्राजील में, एक कांगो में दे दिया है ना, एक जायरे में दे दिया, एक सोमालिया में दे दिया, एक इंडोनेशिया में दे दिया। आप बोलेगा कि इनमें से कौन से जगह पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट या एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलता? है क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में, पर ऑप्शनल में है कि जीएस में, मुझे ये ध्यान खाली नहीं है। तो ये देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आया था उस साल। क्या था? जो नया बच्चा होगा क्या करेगा? जब सब जगह इक्वेटर, तो सब जगह होगा, है ना, लोग मार दिए सिंपली। पर यूपीएससी इतना सिंपल सवाल भी नहीं पूछते कि एकदम आप देखे आंसर लग गया आपका। तो ऐसा भी नहीं होता। अगर ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं, इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं, है ना। हो सकता है कुछ आसान भी होता है, कुछ प्रश्न तो इजी पूछ लेते। जैसे पूछा था 2009 में गाजा पट्टी कहाँ है, भूमध्य सागर पूछा था, भूमध्य सागर में। तो कुछ तो इजी भी रहता है, ऐसा भी नहीं कि सब प्रश्न को टफे मान के बनाइए। फिर कभी कभी ऐसा होगा आसान प्रश्न गलती हो जाएगा। आसान प्रश्न पे ज्यादा सोचिए मत, तो गलती हो जाएगा, और टफ है तो हाँ सोचिए। तो भैया सोमालिया अकेला देश है जहां पर क्लाइमेट नहीं मिलता। तो दुनिया में सारे जगह पर क्या मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। खाली सोमालिया को छोड़कर इंडिया में केरल, अंडमान निकोबार ये है। क्लियर है? अब सुनिए, इसमें क्लाइमेट तो हो गया। अब बताओ दुनिया में जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, अच्छा, व्यक्ति के विकास, जीव जंतुओं का विकास का भी कंडीशन यही है। पेड़ों के विकास का सबसे ज्यादा कंडीशन क्या है? टेम्परेचर हो और रेन हो। आप देखते हैं ठंडे प्रदेश में जनसंख्या कम मिलता है, आदमी की जनसंख्या भी कम है, और गर्म प्रदेश जो है वहां पर खूब जनसंख्या है। तो ये कंडीशन जीव जंतुओं के विकास में भी होता है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इसी जंगल में मिलता है। दुनिया का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, लिख लीजिए, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। लिखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और जैविक विविधता का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जीव, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इसमें रटने की क्या जरूरत है भाई? डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है भिन्नता, है ना। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसमें मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट में, यानी इक्वेटोरियल रीजन में। यानी कहां मिलेगा जी? इंडिया में, वर्ल्ड में मिलेगा इक्वेटोरियल रीजन में, और इंडिया में मिलेगा केरल में। इंडिया के सेंस में भी लिख लीजिए। लेकिन भारत में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी केरल में मिलता है, केरल में भी शांत घाटी में, साइलेंट वैली में। देखिए, पूरे पश्चिमी घाट तो है ही, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा पूछे तो स्पेशली एकदम देखिए, भारत में सब मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया फाउंड इन केरला, वेस्टर्न घाट। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता, समझ में आ रहा है ना, या किसी का छूट भी रहा लिखने से? सब लोग लिख पा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कि मतलब थोड़ा फास्ट बोल जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले का शिकायत होता है कि सर सुन कमेंट ही नहीं देख पा रहे हैं आप। अब कमेंट वहां कैसे देखें, है ना। तो आप टेंशन ना लें, ऑनलाइन वाले लोग लिख लें आराम से। दुनिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहां मिलता है? इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, केरल। भारत में सबसे ज्यादा जैविक विविधता, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया फाउंड इन केरला, फाउंड इन केरला। लिख लिया। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहां मिलता है? केरल में। अब केरल में भी कहां? शांत घाटी में।
केरल में भी एकदम पॉइंट पे आ गए हम लोग। शांत घाटी, साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा शांत घाटी। एक जीके भी मिल गया कि साइलेंट वैली है कहाँ, केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में। वैसे केरल को मसालों का बागीचा भी कहते हैं। शांत घाटी को शांत घाटी काहे कहते हैं? अच्छा, इनका कहना है कि शांत घाटी को शांत घाटी क्यों, एक्चुअली हुआ था क्या, समझ लीजिए क्यों कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि वहां जाने पर आपको शांति मिल जाएगी ऐसा या मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। बात यह है कि 1987 के आसपास 1987 में ही वहां पर कुछ कंपनी को टेंडर मिला था उस जंगल में कुछ कंपनी लगाने का या जंगल को काटने का। वहां के लोगों ने उस पूरे जंगल को घेर लिया, बोला पहले हमको काटना होगा तभी काटोगे जंगल तुम। और वहां के लोकल लोगों ने उस जंगल को काटने से क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिस कारण सरकार ने कह दिया कि भैया अब इस जंगल को, ऐसे भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा, इसलिए इसको काटने पर क्या कर दिया जाए, रोक। इसलिए उसका नाम लोग दे दिए उस समय से क्या कि इसमें कुछ हरकत नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ जाए शांत घाटी। और कोई बात नहीं है। पीस नहीं, इसको बोलते हैं साइलेंट वैली। पीस वैली नहीं बोल सकते, साइलेंट वैली जो टर्मिनोलॉजी है उसका प्रयोग करें। हो गया, समझ गए आप लोग यहाँ तक। अब लिखिए, इसमें पेड़ों की क्वालिटी भी तो, अच्छा एक चीज और बताना था। ये तो हो गया भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी केरला में, शांत घाटी में, और दुनिया में पूरे इक्वेटर पर। अब इक्वेटर पर एक देश नहीं है जी, बहुत सारा देश है। इक्वेटर पर भी सबसे ज्यादा ब्राजील में, जहां पर लिखे कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी विषुवतरेखीय प्रदेश में, माने सदाबहार वन में, लेकिन लिखिए कि उसमें भी कहा सबसे ज्यादा, ब्राजील में। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ब्राजील के, ब्राजील में भी कहा अमेजन बेसिन में। लिख लीजिए, दुनिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी ब्राजील के अमेजन बेसिन में मिलता है। दुनिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी ब्राजील के अमेजन बेसिन में मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अमेजन बेसिन, ये वही अमेजन बेसिन है जहां पर एनाकोंडा सांप मिलता है। दुनिया की सबसे लंबा स्नेक एनाकोंडा, 10 मीटर की लंबाई इसकी होती है। ये कहाँ मिलता है, अमेजन में। कभी देख, अभी भी मिलता है, लेकिन वो एनाकोंडा मूवी भी बन गया, एनाकोंडा 1, एनाकोंडा 2, एनाकोंडा 3। देखना हो तो मूवी में देख लीजिएगा। तो एनाकोंडा वो तो एनिमेटेड होता है, तो एनाकोंडा सांप यही मिलता है। और सुन लीजिए बात, यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम पर फोकस कर देना है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो पेड़ है ना, उस पर एक लत्तर पाया जाता है। लत्तर समझते हैं, क्लाइंबर्स। वो जो क्लाइंबर्स नहीं होता जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में सीबीएसई बोर्ड वाली किताब में, क्लाइंबर्स, हर्ब्स, सर्ब्स, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो ये अब बिहार बोर्ड वाले जनरली गणित ही पढ़ते 10वीं तक। 10वीं तक और कोई विषय पढ़ता ही नहीं बिहार बोर्ड वाले। लेकिन सीबीएसई वाले रिपोर्ट कार्ड बनता है, एसएसटी में कितना नंबर आया, इसमें कितना नंबर आया। रिपोर्ट कार्ड पे क्या बोलते, चार्ट 60 पेपर मिलता है, उस पर दाल, पीपल का पत्ता, चावल 60 के ले जाइए। यानी दाल चावल बच्चा पेपर पर 60 के ले जाता है, देखता है पेपर पर। और गांव के बच्चा उसी धान के खेत में रोज घूमता है ना, गांव का बच्चा। तो मेरा कहना है कि भाई, और प्रैक्टिस में ऐसे ही है। और शहर का बच्चा, देखो बच्चा, पीपल के पेड़ का, अच्छा पीपल के पेड़ का पत्ता ऐसा होता है, ओह हम अब कहिए सर कॉन्वेंट वाले पर आप कमेंट कर रहे हैं। जो सच्चाई मैन सेल्फ मेड नहीं ना होते, वो बहुत हद तक वो बन जाते हैं किसी और मेड, रेडीमेड बन जाते हैं, है ना। तो लेकिन जो गांव वाला होता है उसमें खाली थोड़ा सा वहां पर कर क्या दिया जाए, गांव में सिलेबस को ठीक से पढ़वाया जाए, तो कॉन्वेंट वाले से चौगुना बेहतर हो जाएगा कौन, गांव वाला। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां विषय नहीं, वहां पर गणित पढ़ता है 10वीं तक। माता पिता को भी पता है कि विषय मतलब गणित, दिन भर गणित पढ़ो। साइंस भी बहुत 9वीं 10वीं में जाने के बाद, 7 8वीं तक तो साइंस नहीं। 9वीं 10वीं में गया तो थोड़ा मोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ भी लिया, लेकिन 8वीं तक कोई साइंस नहीं, 8वीं तक केवल गणित। और 9वीं मतलब क्योंकि माता पिता को भी ये लग रहा है कि गणित ही एक विषय है जिससे कल्याण हो जाएगा, है ना। 6ठा क्लास में पहले मिलता था पढ़ने को ABCD। खैर आगे चलते हैं, पहले, आज नहीं। हुई दिस इज ए कैट, ऐसे इस तरह का। हाँ लिखिए आगे, क्या लिखा आपने, हाँ अमेजन में कुछ बता रहे, लत्तर पाया जाता है। अब उस सुन लो पहले तब लिखना। उस लत्तर को बोलते हैं हम लोग सेलवा। क्या बोलते हैं, सेलवा। इसीलिए वहां के जंगलों को भी सेलवा कह दिया जाता है। क्या बोला जाता है, तो लिखिए अमेजन नदी घाटी के जंगल को सेलवा कहा जाता है। थोड़ा सा कनेक्ट कर दिए इसको दुनिया से, थोड़ा अच्छा रहेगा लिखना, समझना भी। अमेजन नदी बेसिन के जंगलों को सेलवा कहा जाता है, सेलवा।
अमेजन नदी बेसिन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सेल्वा कहा जाता है। हाँ, सेल्वास घास का मैदान नहीं है, उसी में घास जो मिलता है ना, लानोस और कैंपोस। अमेजन बेसिन में कौन सा घास मिलता है? लानोस और कैंपोस। तो लानोस और कैंपोस घास जो है ना, सेल्वा घास में ही एक लगे लत्तर है ये, लेकिन अमेजन बेसिन के जंगलों को क्या बोलते हैं? सेल्वा। अमेजन बेसिन के जंगलों को, फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन इज नोन एज सेल्वा। क्लियर है? अब लिखिए इसके पेड़ों की क्वालिटी लिखिए। लिखिए इसके पेड़, लिखिए इस पेड़ में स्टीम, हार्ड स्टीम होता है। क्वालिटी ऑफ ट्री लिख दीजिए ऐसे करके, डैश देके, हार्ड स्टीम, वाइड लीफ। लिखिए इस पेड़ के टहनियाँ कठोर होती हैं तथा पत्ते चौड़े होते हैं। इस पेड़ की टहनियाँ कठोर होती हैं तथा पत्ते चौड़े होते हैं। पेड़ की टहनियाँ कठोर होती हैं तथा पत्ते क्या होते हैं जी? चौड़े होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। अब लिखिए, आप पेड़ की लंबाई तो आप लोग लिख चुके हैं कि लंबे हो जाते हैं पेड़। अब लिखिए आप लोग अंतिम पॉइंट, पेड़ों का नाम, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए पेड़ का। लिखिए रोजवुड, इसको शीशम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में शीशम, अंग्रेजी में रोजवुड। शीशम का अंग्रेजी क्या होता है? हालांकि शीशम हमारे यहाँ भी हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन जनरली ये कहाँ का है? एवरग्रीन फॉरेस्ट का पौधा है रोजवुड। उसके बाद लिखिए आयरन वुड, आयरन वुड। अब इसका लोहा का पेड़ मत कर दीजिएगा, अब इसका हिंदी में मुझे नहीं पता। आयरन वुड को हिंदी में भी लिखिए आयरन वुड, और अंग्रेजी में भी लिखिए आयरन वुड, रोजवुड, आयरन वुड। उसके बाद लिखिए एबोनी, अगला पेड़ लिखिए एबोनी। उसके बाद लिखिए महोगनी, 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 एबोनी, महोगनी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पेड़ है इस क्षेत्र के। समझ में आ गया इतना बात? लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए इस पेड़ का, सागवान इसमें आता है, डेसिडियस में आता है। सागवान, सखुआ, ये सब किसमें आ जाता है? पर्णपाती वन में आ जाता है। उसके पेड़ के पत्ते भी थोड़ा चौड़े होते हैं, लेकिन वो किसमें आ जाता है? सागौन, सखुआ, ये सब किसमें आ जाते हैं? पर्णपाती वन में, पतझड़ वाले वन में आ जाते हैं, तो वहां लिखवाएंगे। लेकिन इस, हालांकि उसका भी प्रयोग रेलवे के से, हाँ ठीक है ठीक है, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि सब पतझड़ वाले में सब, हाँ उसका भी प्रयोग। ऐसे तो पीपल का भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पीपल का, महुआ का, आम का, जामुन का। अब फर्नीचर बनाने में तो सबका प्रयोग कर लेते हैं वैसे, हाँ जाना जाता है बिल्कुल। लेकिन ये भी पेड़ क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। लिखिए आगे नेक्स्ट। लेकिन सखुआ और सागौन ये आ जाते हैं किसमें? पतझड़ वाले वन में। क्लियर है? लिखिए आगे क्या लिखा आपने? लिखिए इस पेड़ का, इस पेड़ के लकड़ी का उपयोग, इस पेड़ के लकड़ी का उपयोग, लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में, छत के बीम में, ये सब आर्थिक महत्व इसका है। छत का बीम, फर्नीचर, फर्नीचर तथा उद्योगों में कर लिया जाता है, उद्योगों में कर लिया जाता है। मतलब काफी आर्थिक महत्व। लेकिन आज ये जंगल काफी काट दिए गए हैं। आज ये जंगल, इंसान अपनी महत्वाकांक्षा के कारण इस घने जंगल को इंसानों ने क्या कर दिया? पूरा इंडोनेशिया, सिंगापुर घने जंगलों से ढका हुआ था। आज जाइएगा तो वहाँ जंगल आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, सॉरी डेसिडियस फॉरेस्ट से भी आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्लियर है? तो बस आज हम लोग इतना ही करेंगे। 1 बजे से चूंकि प्रोग्राम है, इसलिए बाकी के जंगल हम कल पढ़ाएंगे। कैसा लगा क्लास आज का? समझ में आया सबको? जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ में आया? नए लोगों को समझ में आया? और आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आया? चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।